नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपनी तैयारी को चार चांद लगा रहे होंगे। आज हम लोग 200 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा पार्ट फर्स्ट था वो मैंने अपलोड कर दिया है और आप सभी ने उसमें कमेंट करके बताया था कि सर एक और पार्ट लेकर आइए। तो देखिए, हमारा सैटरडे और संडे की छुट्टी हो चुकी थी, तो आज संडे है, तो आज भी हम लोग 200 प्रश्नों को लगाने वाले हैं, देखने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा जिससे कि आप इन सभी प्रश्नों को हल करें और अपनी कॉपी पर लिखते रहें। हालांकि मैं इसका आंसर भी बताऊंगा आपको, लेकिन आपको करना क्या है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और मुझसे पहले आपको अपने प्रश्नों को अपनी कॉपी पर टिक करके लगाना है, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर इस क्लास को डेली देखना चाहते हैं, ऐसे ही रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार कि आप ऐसी वीडियो डेली देखना चाहते हैं और लगभग 100 से 200 प्रश्न डेली आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, जिससे कि मैं आप सभी के लिए और थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और बेहतरीन तरीके से आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय जाता है ऐसी वीडियो बनाने में। पहले वीडियो को टाइप करिए, है ना, मतलब जो हमारे कंटेंट है उसको टाइप करना है, बहुत सारे काम होते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैंने वहाँ पर हर प्रकार की जो आपकी पीडीएफ है, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हों, चाहे वो आपके क्वेश्चन हो, वो सब आपकी पीडीएफ फ्री कर दी हैं, ठीक है। मंडे से आपको सारी चीज़ें फ्री मिलने वाली हैं। लेकिन फिर भी आप अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में ही आप लोग पेड ग्रुप बनाया गया है अलग से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको थोड़ा सा और बेनिफिट मिल सकता है, थोड़ी और जानकारियाँ मिल सकती हैं। बाकी आपको सारी की सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारा पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होगा। तो आप सभी को पता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 52 में बताया गया है। और कौन सा भाग है, तो भाग है आपका 5, भाग 5 में ये बताया गया है। और आर्टिकल कौन सा, 52, ठीक है। धीरे धीरे हम सभी राष्ट्रपति के जितने भी हमारे संबंधित प्रश्न हैं उन सभी को मैंने एमसीक्यू बताया, इसलिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दोबारा नहीं बताऊँगा। सभी प्रश्नों के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर पूछा गया है अगला क्वेश्चन आपसे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, ये तो गलत बात है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रतिनिधित्व, हाँ, तो इस प्रकार से होता है। एकल संक्रमणीय जो मत आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। और आप सभी को पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ये आप किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54, है ना, और 55 में ये बताया गया है। आर्टिकल 54 बताया गया है राष्ट्रपति के लिए जो आपका क्या बनेगा, एक निर्वाचन मंडल बनेगा, वो आर्टिकल 54 में बताया गया है। और आर्टिकल 55 में आपका बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई है, ठीक है। और ये कैसी होती है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, ये बताया गया आर्टिकल 55 में। इसके साथ साथ आर्टिकल 56 में क्या बताया गया, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये गलत बात है। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें विधानसभा नहीं है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सदन लोकसभा और राज्यसभा को नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए आपकी कितनी, तो वो होती है आपकी 35 वर्ष। कल भी मैंने आपको बताया राष्ट्रपति बनने की आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 25 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने की 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आपको कितनी आयु चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें आपको लगभग 21 वर्ष की आयु चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो शपथ ग्रहण की तारीख से आपका 5 वर्ष होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है।
तो यही हमसे पूछा गया है यहाँ पर, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से शुरू की जा सकती है? तो लोकसभा से की जा सकती है, राज्यसभा से की जा सकती है ना, किसी से भी की जा सकती है। सदन जो हमारे संसद के दोनों सदन है वहाँ से कहीं से भी कर सकते हैं। तो केवल लोकसभा से ऐसा नहीं कह सकते, केवल राज्यसभा से ऐसा नहीं कह सकते, संसद के किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पहले की सूचना दी जाती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होती है। नेक्स्ट आपसे पूछे, राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर भरा जाना अनिवार्य होता है? तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कितने समय में भीतर भरा जाना उसका अनिवार्य होता है? तो 6 माह के भीतर उसको भरा होना चाहिए। और ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 62 में ये बात हमें बताई गई है। जबकि आर्टिकल 61 में क्या है? आपका महाभियोग है। आर्टिकल 60 में आपकी शपथ बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है? तो आर्टिकल 61 में मैंने बताया अभी आपको। आर्टिकल 60 में क्या, 56 में क्या है? तो कार्यकाल है। आर्टिकल 72 में मैंने आपको बताया था क्या है? क्षमादान की शक्ति है। क्या है? क्षमादान। और यहाँ पर आपकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक बनाई जाएगी। इसका जिक्र कहाँ किया गया है? तो ये बनाई गई है आपकी कहाँ पर? आर्टिकल 74 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। तो कर सकता था कितने? 2 सदस्यों को लोकसभा में और 12 सदस्यों को राज्यसभा में। ये अभी भी है लेकिन ये समाप्त हो चुका है। 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन जो थे उसको समाप्त कर दिया गया। देखो यहाँ लिखा भी है नीचे मैंने, एंग्लो इंडियन समुदाय 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो मैंने अभी बताया आपको कितने, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं? तो आपके मनोनीत कर सकते हैं, जो कि कला, साहित्य और विज्ञान समाज क्षेत्र से आपके आते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति 123 आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जबकि 213 किसके तहत? 213 के तहत आपके कौन? तो वो है आपके राज्यपाल के द्वारा जारी किया जा सकता है अध्यादेश। ठीक है, मैंने हर टॉपिक से आप सभी के लिए क्वेश्चन उठाए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संविधान से ही क्वेश्चन चलेंगे। अभी 20 क्वेश्चन आपके संविधान से चलेंगे, 20 क्वेश्चन किसी और टॉपिक से चलेंगे। ऐसी प्रकार से मैंने सारे के सारे टॉपिक उठाए हैं आपके लिए और धीरे धीरे करके आपको सारे टॉपिक करा भी दूंगा मैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में मैंने बताया आपको। आर्टिकल 72 में क्या है? यहाँ पर क्षमादान शक्ति का वर्णन किया गया है आर्टिकल 72 में। नेक्स्ट आपसे पूछे, राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो आर्टिकल 360 के तहत। इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। आर्टिकल 52 में क्या है आपका? तो वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में क्या है? तो वो है आपका राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है? तो वह आपका वित्तीय आपातकाल। वित्तीय का आपातकाल आज तक भारत पर नहीं लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो आप सभी को पता है वो कौन संभालते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा काम करते हैं। जब राष्ट्रपति का भी पद खाली हो और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो इस समय कार्यभार कौन संभालेंगे? भारत के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला आपसे पूछेगा, भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने 1977 में अपने पद की शपथ ली थी और कब तक रहे थे? 1982 तक भारत के ये आपके और राष्ट्रपति रहे थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके S राधाकृष्णन। और ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति जिन पर आपका महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह, लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति सबको पता होंगे कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो आप सभी को पता है अविश्वास प्रस्ताव नहीं। किसका प्रयोग किया जाता है? महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, इम्पीचमेंट का प्रयोग किया जाता है। और इम्पीचमेंट भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आप सभी को पता है आर्टिकल 61 में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, या इसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे। ठीक है, ये बात को आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे पूछे, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय से सलाह किस अनुच्छेद के तहत ले सकते हैं? तो वो है आपका आर्टिकल 143 के तहत। राष्ट्रपति किससे? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं होंगे, मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुला सकते हैं? तो आप सभी को पता है आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान होता है, और अब तक 3 बार संयुक्त बैठक आपकी बुलाई जा चुकी है। आपसे पूछा जाए संयुक्त बैठक जो है आपका, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो इसके क्या होते हैं? लोकसभा स्पीकर इसके अध्यक्ष होते हैं। जब भी किसी बिल विधेयक पर आपका विस्फोट हो जाता है या आपका विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस समय आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो होता है आपका कौन? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या थल सेनाध्यक्ष। तो कौन होते हैं? उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? चिल्का झील, बुलर झील, सांबर झील या पुलिकट झील। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछिए तो वो है आपकी कौन सी? चिल्का झील। बुलर झील ये आपकी कैसी? मीठे पानी की झील है। और राजस्थान में है आपकी सांबर झील, ये भी खारे पानी की झील है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। पुलिकट झील पूछे आपसे, ये कहाँ पर है आपका? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पुलिकट झील। ठीक है। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में और सांबर झील आपकी राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? यह तैरती हुई द्वीप फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो लोकटक झील आप सभी को पता है कहाँ पर है? मणिपुर में है। और यहाँ पर आपका क्या है? तो तैरता हुआ फुमड़ी पाया जाता है। और इसी पर हमारा एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? केबुल नेशनल पार्क या केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपसे पूछे, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? और यह झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो अभी मैंने बताया सांबर झील कहाँ पर आपकी? राजस्थान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, डल झील किस शहर में स्थित है? श्रीनगर का गहना भी इसको कहा जाता है। तो ये श्रीनगर में स्थित है, देखिए यहीं पर छुपा हुआ है। श्रीनगर का गहना किसे बोलते हैं? तो ये बात याद रखना, डल झील को बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है जो सिक्किम में स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? आपकी चोलामू झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। और ये कैसी है? सबसे ऊंची या ऊंचाई पर स्थित आपकी झील है जिसे हम बोलते हैं चोलामू झील। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, भारत की सबसे ऊंची झील हो गया ये आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूछा गया है, पुलिकट झील किन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो वो है आपका केरल और कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है आपका कौन? पुलिकट झील। ठीक है। तो नेक्स्ट आपसे पूछे, पिछौला झील किस राज्य में स्थित है? तो पिछौला झील किस भारतीय राज्य के किस शहर में स्थित है? ये आपसे पूछा गया। और 2 सुंदर महलों और द्वीपों के लिए ये जानी जाती है। तो ये कहाँ पर आपकी? ये है उदयपुर में। पिछौला झील कहाँ पर आपकी? उदयपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? झीलों का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झीलों का शहर इसको बोला जाता है, लेक सिटी इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ इसे ब्लू सिटी बोला जाता है। क्या बोलता है? ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। ये आप क्या रखना? उदयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, वेम्बनाड झील किस भारतीय राज्य की सबसे बड़ी झील है? और यह नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पर आपकी? केरल में है वेम्बनाड झील। अगला क्वेश्चन पूछे, कोलेरू झील किस राज्य के भारतीय राज्य में स्थित है? और यह एशिया की सबसे बड़ी उथले पानी की झील है। कैसी है? उथले मीठे पानी की झील है। तो कोलेरू झील आपकी कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कोलेरू झील कहाँ पर आपकी? आंध्र प्रदेश में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एकदम आंध्र प्रदेश। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पुष्कर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है जो एक पवित्र तीर्थ भी माना जाता है? तो पुष्कर झील आपके यहाँ पर राजस्थान में है। ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है आपका और इसीलिए इसे पवित्र तीर्थ स्थल भी माना जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछे, पेरियार झील किस राज्य में स्थित है? जो कि एक कृत्रिम झील है और वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। तो पेरियार झील आप सभी लोग जानते हो कहाँ पर है? ये आपकी केरल में है। पेरियार झील आपसे पूछे कहाँ पर है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा एकदम केरल। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, भारत की एकमात्र तैरती हुई झील जिस पर किसी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? मैंने भी बताया था केवल नेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान।
और ये कहाँ पर आपका मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में फूमड इस पर तैरता है आपका। नैनीताल किस भारतीय राज्य में स्थित है और यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो आप सभी पता है नैनीताल कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, लोनार झील किस भारतीय राज्य में स्थित है और यह एक उल्का पिंड के प्रभाव से बनी मानी जाती है? तो लोनार झील ये आपकी कभी कभी कैसे हो जाती है, पिंक भी हो जाती है। कैसे हो जाती है, पिंक आपकी लोनार झील हो जाती है। तो ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है और ये कैसी है, तो एक उल्का पिंडीय प्रभाव से बनी हुई झील है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर एक उल्कापिंड आके गिरा था जिससे यहाँ पर एक गड्ढा हुआ और उससे आपकी क्या बनी है, ये आपकी लोनार झील बनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मानव रक्त का पीएच मान आमतौर पर कितना होता है? तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा 7.4 होता है, लेकिन 7.4 का यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। इसमें तो हो नहीं सकता, 7.8 तो हो नहीं सकता, 8 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.35 से लेकर 7.45 तक इसका सही होता है पीएच मान, जो हमारा रक्त होता है। अब रक्त से ही संबंधित हम लोग बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये हल्का कैसा होता है, क्षारीय भी होता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है रक्त के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछे, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो आप सभी को पता है रक्त वो है श्वेत कणिकाएँ हैं, या आपकी प्लेटलेट्स हैं, या आपकी लाल रक्त कणिकाएँ या प्लाज्मा है। तो रक्त का कौन सा घटक है जो शरीर के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, मानव शरीर में रक्त की औसत जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है आपकी रक्त में औसत मात्रा। नेक्स्ट आपसे, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए आपका कौन सी विटामिन काम आती है? तो विटामिन के यहाँ पर आता है। जिसमें विटामिन के की कमी हो जाती है उसको एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया रोग हो जाता है। इसके तहत क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, चोट लगने पर आपका रक्त बहता रहेगा और बहते बहते आपकी मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में पाए जाने वाला जो प्लाज्मा होता है वो लगभग आपका 55% होता है। प्लाज्मा इस प्रकार से 2 प्रकार से बटा हुआ था, एक होता है हमारे सॉलिड कण होते हैं और एक होते हैं हमारे लिक्विड कण होते हैं। लिक्विड कण में होता है आपका प्लाज्मा, सॉलिड कण में आपके प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं और डब्ल्यूबीसी हैं। तो इसमें जो प्लाज्मा होता है लगभग 55% होता है, जिसमें आपका 90 से 92% तक पानी होता है और ये बचा 45% इसमें आपकी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी से हम बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, वो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। रक्त का थक्का जमाना नहीं, वो विटामिन के द्वारा किया जाता है। तो इसका काम होता है प्रतिरक्षा का, यानी कि रोगों से लड़ने का काम होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का काम होता है। ठीक है, ये आपका रखना है। अगला क्वेश्चन आप पूछे, एरिथ्रोसाइट्स किस रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम है? तो एरिथ्रोसाइट्स किसका, डब्ल्यूबीसी का नहीं है, ये किसका है, आरबीसी का है। एरिथ्रोसाइट्स वैज्ञानिक नाम है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एरिथ्रोसाइट्स किसका, तो आरबीसी का ये आपका नाम है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स ये किसका है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था एरिथ्रोसाइट्स, अब पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स, ये किस रक्त कोशिका का वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा डब्ल्यूबीसी का। ये दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स और आरबीसी का नाम है आपको एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है? तो शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपको याद रखना है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपको 3 चीज़ याद रखनी है, एक याद रखना है आपको आरबीसी का नाम क्या था, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या था, और यहाँ पर आ गई हमारी प्लेटलेट्स। तो ये सॉलिड हमारे जो कण होते हैं रक्त में वो होते हैं तीनों चीज़। आरबीसी का नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का हमने देखा भी क्या था, लिम्फोसाइट्स, और प्लेटलेट्स का हमारा जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका पाया जाता है लोहा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह ए बी, ए बी ओ, ये रक्त की खोज किसने की थी? तो आप सभी को बताया रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा ये आपकी खोज की गई थी। ठीक है, आपको क्या रखना है, रक्त समूह जो होते हैं हमारे ग्रुप या ब्लड ग्रुप, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो इसकी खोज की थी कार्ल एंड स्टीनर ने। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर किसे बोलता है, ओ नेगेटिव।
ओ नेगेटिव को बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता है यानी यूनिवर्सल रेसेप्टेंट बोला जाता है, तो वो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। क्या हो जाता है, नहीं, ये होता है आपका ए बी पॉजिटिव। हाँ, ये कह सकते हैं ए बी पॉजिटिव होता है आपका यूनिवर्सल या रक्त सामूहिक प्राप्त करता है, ए बी पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया आपसे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। किस नाम से, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन पूछ रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसे कहाँ पर बोला जाता है, तो प्लीहा। स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान बोलते हैं। नेक्स्ट, आरबीसी में कमी होने वाला रोग क्या है, तो आरबीसी की कमी से होने वाला रोग होता है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। इसमें रक्त की कमी भी हो जाती है और इसमें सबसे कम कमी होती है आपकी आरबीसी की। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एनीमिया। अधिकतर ये महिलाओं में रोग देखा जाता है आपका। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो हृदय करता है, नहीं करता। रक्त को शुद्ध करने का फेफड़े करते हैं, नहीं करते हैं। तो कौन करता है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है आपका कौन, वो करते हैं गुर्दे। या अगर आपसे पूछा है शुद्ध रक्त का वहन करने के लिए कौन सहायक है, तो वो है आपका फेफड़े, क्योंकि शुद्ध रक्त ही बहाया जाता है हृदय में। ठीक है, फेफड़े इसको शुद्ध करते हैं। छानने का काम कौन करता है, तो वो करता है गुर्दे करते हैं, यानी किडनी करती है हमारी। ठीक है, रक्त जमने की प्रक्रिया में कौन सा प्रोटीन महत्वपूर्ण निभाता है, तो रक्त जमाने के लिए कौन सा, तो वो होता है फाइब्रोनेजिन। कौन सा होता है, फाइब्रोनेजिन। जो आपका रक्त को जमाने की प्रक्रिया प्रोटीन महत्वपूर्ण है वो कौन सी, फाइब्रोजिन। जैसे मान लीजिए आपका ये चोट लगी, आपका खून बह रहा है, तो ये यहाँ पर जल्दी से एक प्रोटीन की लेयर बना देता है, किसको, फाइब्रोजिन की। ठीक है, ये तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रोजिन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जीएसटी का पूरा रूप क्या है, तो जीएसटी का पूरा नाम आप सब लोग जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पूछा जाएगा आपसे जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था, तो जीएसटी आपका 101वां संविधान संशोधन के तहत ये लागू किया गया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किया गया था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी की स्थापना की गई थी और आप सभी को पता है ये 101वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट आपसे जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष, जिसमें आपके लगभग 17 टैक्स मिलाकर इसको बनाया गया है, इसलिए ये आपका अप्रत्यक्ष कर है। इसमें सीमा शुल्क शामिल नहीं होता। क्या नहीं होता, सीमा शुल्क इसमें शामिल नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 33 सदस्य होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं, तो जीएसटी 4 प्रकार का होता है। कितने, 4 प्रकार का। कौन कौन से, तो एक होता है सीजीएसटी, है ना, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है यूजीएसटी। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी और एक होता है यूजीएसटी। ठीक है, ये होता है आपका सेंट्रल के लिए, ये आपका स्टेट के लिए, ये इंटीग्रेटेड होता है और ये आपका यूटीओ के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो सीजीएसटी इसका मतलब है केंद्रीय गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो एसजीएसटी इसका भी पूर्ण रूप आपके सामने पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आईजीएसटी का पूर्ण रूप होता है आपका, इंटरनेशनल नहीं होता है, इंटीग्रेटेड। मैंने अभी बताया था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया आईजीएसटी कब लगाया जाता है, तो राज्य के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की पूर्ति नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्यों में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, तो ये इसी के लिए लगाया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्यों में वस्तुओं की और सेवाओं का आपूर्ति के लिए आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी शामिल नहीं किया गया, तो जीएसटी में किसको शामिल नहीं किया गया, उत्पाद शुल्क को किया गया, सेवा शुल्क को शामिल किया गया, मूल्य वर्धित यानी वैट को शामिल किया गया, जबकि आपकी जो कस्टम ड्यूटी होती है यानी सीमा शुल्क जो होता है इसको शामिल नहीं। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, जैसे मैंने अभी बताया था जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं, और जीएसटी परिषद में कितने 33 सदस्य होते हैं आपके,
और जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में, आर्टिकल 279A में इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीएसटी के तहत सबसे अधिक दर क्या है, 18%, 28%, 32%, 40%। तो ये 32% वाली तो है नहीं, 18-28 वाली है, तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 28% वाली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य हमारा था, वो था असम। ठीक है, असम हमारा पहला राज्य था जीएसटी को लागू करने वाला। जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, असम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था। तो अंतिम राज्य था आपका कौन सा, तो वो था जम्मू एंड कश्मीर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जीएसटी इन, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है आपका, वो कितने अंक का होता है। तो ये आप सभी बताइए, 12 अंक का होता है। कितने, 12 अंकों का। ये नहीं, 12 अंकों का नहीं होता, ये कितने अंकों का होता है, 15 अंकों का होता है आपका। ठीक है, 15 अंकों का होता है। 12 अंकों का तो हमारा एटीएम पिन होता है। क्या होता है, एटीएम पिन। कितने, जो एटीएम पे नंबर लिखा होता है आपने देखा होगा, ये होता है 12 नंबर का। इसके साथ साथ जो हमारा आधार नंबर होता है, ये भी 12 नंबर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जीएसटी मॉडल किस देश से प्रेरित है। तो अमेरिका से नहीं है, फ्रांस से नहीं है, जर्मनी से नहीं है, किससे है, कनाडा से है। नेक्स्ट, जीएसटी के पंजीकृत होने की सीमा, थ्रेशोल्ड क्या है, यानी सामान्य श्रेणी आपकी क्या है। ये है आपकी 40 लाख रुपए। कितनी है, 40 लाख रुपए की है जीएसटी होने की सीमा। ठीक है, 40 लाख, यानी ये कहने का मतलब ये है, समझ लीजिए एक बार, जो 40 लाख रुपए हैं आपके, ये वस्तु के लिए, सेवाओं के लिए 20 लाख रुपए, कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे, जीएसटी परिषद में कितने, केंद्र सरकार, यानी जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के पास कितने मदों का भार, वोटिंग वेटेज होता है। तो होता है 1/3 का। ठीक है, अगला, जीएसटी परिषद के राज्यों के पास कुल कितने मतों का भार होता है। तो वो होता है 2/3। कितना होता है, 2/3 का मत होता है। अगला आपसे पूछे क्वेश्चन, पेनल्टी किक। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, टी शब्द। टी शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है। तो ये आपका गोल्फ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो वो किया जाता है 4 वर्षों के अंतराल पर। अब आप क्या रखना, ओलंपिक, ओलंपिक कमेटी की जो शुरुआत हुई थी या इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 23 जून 1894 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। और 1896 से पहली बार आपके ओलंपिक खेले गए थे एथेंस से। कहाँ से, एथेंस से खेले गए थे। उसके बाद 1900 में जो आपका ओलंपिक खेला गया था, वो पेरिस में खेला गया था। लेकिन आप सभी को पता है 2024 के जो ओलंपिक हुए थे, 2024 के जो ओलंपिक हुए हैं, ये कहाँ हुआ है, आपके पेरिस में हुए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये मुझे बताइए कौन से क्रम के आपके थे जो 4 वर्ष बाद किए जाते हैं आपके। ठीक है, और इसमें भारत ने कितने पदक, तो आप सभी को बताया 6 पदक भारत ने यहाँ पर जीते थे आपके। ठीक है, और भारत कौन सी रैंक पर था, तो 71वीं रैंक पर है आपका भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो टेनिस से संबंधित है डेविस कप। अगला आपसे पूछेगा, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है। तो हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे, लिटिल मास्टर के नाम से कौन सा भारतीय खिलाड़ी प्रसिद्ध है। तो लिटिल मास्टर किसे कहेंगे, सचिन तेंदुलकर को नहीं, इन्हें बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। जबकि लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं, सुनील गावस्कर को। ठीक है, अगला, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एक पोलो टीम में आपके 4 खिलाड़ी हो सकते हैं। ठीक है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 4। ठीक, अगला आपसे पूछे, बाउल शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, ड्यूस किस शब्द खेल से संबंधित है। तो ड्यूस शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है या फुटबॉल से। तो ये यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किससे संबंधित होता है, बैडमिंटन से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे, विंबलडन किस खेल से संबंधित एक प्रमुख टूर्नामेंट है। तो विंबलडन ये है आपका लॉन टेनिस, लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है। तो मैराथन दौड़ की मानक दूरी जो होती है, वो आपकी 2 प्रकार से आप लोग याद रखना है। एक तो 26 मील 385 गज, और किलोमीटर पूछे तो 42 किलोमीटर 195 मीटर ये आपकी होती है। ठीक है, किलोमीटर में, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन आपसे पूछे पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो आप सभी लोग जानते होंगे बैडमिंटन से संबंधित है पीवी सिंधु। अगला, गोल्डन गर्ल के नाम से कौन सा एथलीट फेमस है, तो गोल्डन गर्ल हम किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं पीटी उषा को। क्या बोलते हैं, पीटी उषा को हम लोग बोलते हैं क्या, गोल्डन गर्ल। ठीक है, उड़न परी भी किसको बोलते हैं, पीटी उषा को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हॉकी में भी किया जाता है, फुटबॉल में भी किया जाता है, बास्केटबॉल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑल में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो सुल्तान अजलान शाह जो कप है आपका वो किससे संबंधित है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन बुलसई शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तो बुलसई शब्द जो है वो आपका सभी, यानी कि बुलसई शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है, तीरंदाजी, निशानेबाजी और डॉट्स, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं इसका भी प्रयोग ऑल में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे किस खेल में स्लेड शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हॉकी में किया जाता है स्लेड शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो मैंने बताया था आपको 1896 में एथेंस ग्रीस में ये खेले गए थे आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस भाग में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो भाग 5 में है, मैंने बताया आपको। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 124 है, जिसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है। जबकि आपसे पूछे हाई कोर्ट किस न्यायालय में है, तो आर्टिकल 214 में आपका हाई कोर्ट है। ठीक है, जबकि आपसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पूछे तो आर्टिकल 233 में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है, तो आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 ये आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति किसकी जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो वो है आपकी 65 वर्ष। कितनी है, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आपकी 65 वर्ष, जबकि हाई कोर्ट में कितनी है, ये 62 वर्ष। ठीक है। आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। हाल ही में आपको पता है 52वें नंबर के आपके जो CJI बने हैं वो कौन है, VR गवई। और VR गवई को किसने शपथ दिलाई थी, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शपथ दिलाई गई थी आपकी। अगला क्वेश्चन पूछे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो उसी प्रकार से हटाया सकता है, आप सभी को पता है। इसमें किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा। किसके, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति के आदेश पर इसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कम से कम कितने वर्षों का उच्च न्यायालय का अनुभव आवश्यक है, तो जब भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करना हो किसी व्यक्ति को, तो कम से कम उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। कितने वर्ष का, ऑप्शन दिए गए 5 वर्ष का, 7 वर्ष का, 10 वर्ष का, 12 वर्ष का। तो इसका सही आंसर एकदम हो जाएगा आपका 10 वर्ष का, या 5 वर्ष तक अधिक तक ये क्या रहा हो, आपका वकील भी रहा हो। ठीक है, ये आप क्या रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के पास किस प्रकार का क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर एकदम सही, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, यानी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है, यानी संविधान का संरक्षक तो वो माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय को बताता है। अगला क्वेश्चन है रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में आती है, तो वह है आपका आर्टिकल 132 में। आर्टिकल 226 में किसके लिए है, तो वह है हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 132। इसके तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जैसे हम लोग याद किया था बप्पू के नाम से। किसके, बप्पू के नाम से हमने इसको याद किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये आपकी PIL यानी जनहित याचिका जो है आपकी कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे आपके कौन? तो हीरालाल जे कानिया, जिसे हम बोल सकते हैं एच जे कानिया। अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी आपकी फातिमा बीवी। अगर आपसे पूछा है कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी अन्ना चांडी, और ये कहाँ से थी? केरल हाई कोर्ट से थी आपकी। वहीं पर आपसे पूछे हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ, और ये कहाँ से थी आपकी? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से थी? हिमाचल प्रदेश से। आपसे पूछे उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वह है रितु बेहरी। कौन है? रितु बेहरी आपकी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो वो करते हैं संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। और अभी कितने न्यायाधीश है? 33 + 1, 33 अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में और एक मुख्य न्यायाधीश है आपके। ठीक है, क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वह आर्टिकल 143 में। सलाहकार यानी राष्ट्रपति इससे क्या ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय जो होता है वो आपका या आदेश भारत के सभी न्यायालयों पर कब तक बाध्यकारी होता है? तो जब तक सर्वोच्च न्यायालय की द्वारा रद्द या उसे संशोधित ना किया जाए तब तक ये क्या होता है? बाध्यकारी होता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुडिशेशन जो होता है वो किस मामले से संबंधित है? तो राज्यों के बीच विवाद से और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से। तो ये दोनों हो जाएंगे आंसर, यानी ए और बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो वो है आपके सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे, न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप करना नहीं, न्यायपालिका को अधिक शक्तिशाली बनाना। तो यही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ पर है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सीट कहाँ पर है, यानी कहने मतलब सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो पंडित रविशंकर आपके सितार वादक थे। कैसे थे? सितार वादक। नेक्स्ट आपसे पूछे, बिस्मिल्लाह खां, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस से है? तो वो आप सभी को मालूम होगा, बिस्मिल्लाह खां ये आपके शहनाई संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो वो कैसे थे? सरोद वादक थे। कैसे? संतूर वादक थे। ठीक है, संतूर वादक। नेक्स्ट अमजद अली खान, ये क्या बजाते हैं? ये भी आपके क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बांसुरी बजाते हैं आपके हरिप्रसाद चौरसिया। जाकिर हुसैन ये क्या बजाते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये तबला वादक हैं, तबला वादक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, टी एन कृष्णन का संबंध किस वादक यंत्र से है? तो वे थे आपके किससे? तो वायलिन। ठीक है, वायलिन बजाते थे टी एन कृष्णन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अल्लाह रखा खां, तो अल्लाह रखा खां ये किस से संबंधित है? तो अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित। किससे? तबला से संबंधित हैं आपके। और इसके साथ साथ ये जाकिर हुसैन के पिता थे। कौन थे? जाकिर हुसैन के पिता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, पंडित गोपाल दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित? पंडित जो गोपाल दास हैं वो पखवाज से संबंधित हैं। ठीक है, आगे एन राजम ये किससे संबंधित हैं? तो एन राजम ये संबंधित है आपके वायलिन से। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, विनायक राम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो यहाँ आपके कैसे? घटम से। अगला क्वेश्चन पूछे, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? उसे बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो है मोहन बीड़ा। मोहन बीड़ा को ही इन्होंने आविष्कार किया था। किसने? पंडित मोहन भट्ट ने। और इसे बजाने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट। मोहन बीड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछे, उस्ताद सावरी खान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये किस वाद्य यंत्र से? सावरी खान ये है आपके सारंगी। किससे? सारंगी से संबंधित है। अगला, अष्टभुजी सारंगी किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है ना? तो अष्टभुजी ये किसके लिए आपकी? तो ये भी सारंगी ही के लिए प्रसिद्ध है आपकी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अन्नपूर्णा देवी जो है आपकी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये है आपकी सुरबहार से। यह सितार के समान एक बड़ा सा आपका क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है। सुंदरम बालचंदर ये किससे संबंधित है? तो ये हैं आपके वीणा। किससे संबंधित हैं? बीड़ा बजाते हैं ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, पालघाट मणि अय्यर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका मृगदम से बजाते हैं, मृगदम।
नेक्स्ट आपसे पूछे लालगुडी जयरामन का संबंध किससे है, तो लालगुडी जयरामन का संबंध है आपका किससे, वायलिन वादक हैं ये आपके प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे पंडित राम नारायण का संबंध किससे है, तो वो इनका संबंध है आपका किससे, सारंगी से। नेक्स्ट आपसे पूछे बद्रीनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो नाथ स्वरम से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूएन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके हेड कौन है वर्तमान में, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में हेड हैं और इसमें 193 सदस्य देश हैं आपके। इसके अंग कितने होते हैं, तो 6 अंग होते हैं। इसी में एक इसका अंग है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हैग में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं यूएनओ से। नेक्स्ट आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मैंने अभी बताया आपको कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे WTO की मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में है WTO का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC में है और यहीं पर आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है। ठीक है, पूछा गया आपसे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में है। इनको जुड़वा बैंक बोलते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को। अगला क्वेश्चन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आज हम मुख्यालयों पर बात करेंगे। पेरिस मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका भी मुख्यालय आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। अगला WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो हमने पता करा है ये कहाँ पर है, हमारा जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। क्वेश्चन पूछेगा नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नाटो का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आसियान का मुख्यालय आपका कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर, बीजिंग में। नेक्स्ट सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका है काठमांडू में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका द हैग में। नेक्स्ट आपसे पूछे रेड क्रॉस समिति ICRC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय भी आपका कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वियना में है। कहाँ पर है, वियना में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, लंदन में है। ठीक है, अगला आपसे पूछे खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो आपका रोम इटली में। अगला आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन या इसको बोलते हैं ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। आपसे पूछेगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में। नेक्स्ट ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रिक्स का कोई भी निश्चित मुख्यालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता इधर उधर घूमती रहती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, तो मई माह मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, श्रमिक दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे विश्व अस्थमा दिवस मई माह के किस दिन मनाया जाता है। यह हर साल अलग हो सकता है लेकिन आमतौर पर मई के पहले मंगल को होता है। तो ये कब मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं मई का पहले मंगल को मनाते हैं। ठीक है, मई के पहले मंगल को, आंसर में ही दिया गया है ये मई का पहला मंगल। ठीक है, नेक्स्ट विश्व अस्थमा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाते हैं, तो अग्निशमन दिवस मनाते हैं आपका 4 मई को। कब मनाते हैं, 4 मई को इसको दिवस मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं 7 मई को। अगला आपसे पूछेगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं, तो ये आपका विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई माह के किस दिन मनाया जाता है। यह साल में 2 बार मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं। तो इसमें भी सही दिया है, क्या दिया, मई का दूसरा शनिवार हो जाएगा आंसर सही। नेक्स्ट आपसे पूछे मातृ दिवस, तो मातृ दिवस कब मनाते हैं आपका, तो मई का दूसरे रविवार को, मई के दूसरे रविवार को आपका मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया आपसे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं आपका 11 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय नर्स दिवस आपका मनाते हैं 12 मई को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं,
तो राष्ट्रीय परिवार दिवस राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका मनाते हैं 15 मई को। कब मनाते हैं? 15 मई को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 16 मई को मनाते हैं। ठीक है, 16 मई को आपका मनाया जाता है। विश्व दूर संचार जो आपका दिवस है ये कब मनाते हैं? तो विश्व दूर संचार दिवस और सूचना समाज दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये आपका मनाया जाता है 17 मई को। ठीक है, पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका 18 मई को मनाते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं आपका 20 मई को। अगला क्वेश्चन आप सबसे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं 22 मई को। आपसे पूछे विश्व कछुआ दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मई को मनाते हैं। आपसे पूछे कॉमनवेल्थ डे कब मनाते हैं? तो कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं आपके 24 मई को। नेक्स्ट आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस आपका मनाते हैं 25 मई को। कब मनाते हैं? 25 मई को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? तो ये आपका मनाते हैं 28 मई को। ठीक है, तो ये आज के हमारे प्रश्न थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो आप अगर और देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर आप ऐसे ही वीडियो हमें पर डे दीजिए जिससे हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। तो जितने भी साथी देख रहे हैं उनको अगर वीडियो चाहिए, अगर देखनी है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो हर वो साथी जो भी इस वीडियो को देखे और यहाँ तक पहुँचा हो तो वो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और बताइएगा मुझे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपको ऐसे डेली बेसिस पर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।